ओके तो हमने यहाँ पे ना लैम्डा की वैल्यू यहाँ तक पुटअप कर दिया था, ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस की वजह से वो वीडियो कट हो गया था। चलिए तो 242 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 तक हम पहुंचे थे। ओके अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4.947 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर मोल, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 494 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.10। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, दैट इज 2.11 में ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है आपको अ 25 वॉट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेव लेंथ, यानी 25 वॉट का एक बल्ब है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट येलो लाइट एमिट कर रहा है, उसकी वेवलेंथ आपको 0.57 दे के रखी है। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, आपको रेट निकालना है क्वांटा पर सेकेंड। क्लियर, तो चलिए हम देखते हैं इसमें कैसे करना है। हमें पावर तो दे के रखा है, पावर कितना है 25 वॉट, यानी मैं कह सकती हूँ 25 जूल पर सेकेंड इस स्टेप में। क्लियर, अब एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, हमें एक ही बात पता है, hc/लैम्डा। ओके ये हम जानते हैं। अब हमें E, अब इसमें सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे तो E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, ये तो हमारा H फ्लैंक कांस्टेंट हो गया। C की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, ये भी फिक्स हो गया। अब लैम्डा हमें इसमें गिवन था, दैट इज 0.57 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6, ये आपको कर देना है पुटअप। आ रहा है समझ में, इनको आप पुटअप करके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 34.87 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट किया है, अभी बाकी है हमारा रेट निकालना। तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, ऐसा आप लिखोगे, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, वो कितना होगा आपका, दैट इज इक्वल टू व्हाट 25। क्लियर, क्योंकि 25 बोला था इस वजह से, डिवाइड बाय 34.87 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20, दैट इज इक्वल टू आपका, अब इसका आंसर आएगा 7.169 इंटू 10 टू द पावर 19 सेकेंड इनवर्स। ओके ये था आपका आंसर। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये हमने अभी निकाल लिया रेट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.12। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक एक करके 2-3 बार आप सॉल्व करोगे तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर, ओके तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 12 में क्या बोला है। क्वेश्चन 12 में आपको बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं जीरो वेलोसिटी से। ठीक है, मान लो कि मतलब मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था ना कि अगर मान लो मेटल सरफेस पे कोई भी रेडिएशन आती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रही है इसमें जीरो वेलोसिटी विद अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800। वेवलेंथ आपको गिवन है, आपको निकालना है कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज 2.12। ओके तो चलिए अब इसमें आपको कुछ करना नहीं है ज्यादा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी लैम्डा नॉट हम जो है वेवलेंथ हमें गिवन ही है, लैम्डा में कितना गिवन है 6800 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10, बिकॉज ऑफ एंगस्ट्रॉम था इस वजह से। क्लियर, अब हम जानते हैं कि c बाय लैम्डा नॉट है ना, ये हम जानते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा v नॉट। ओके तो ये 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट हमें क्या है 6.8 ले लेते हैं हम, काम करते हैं 6.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, इसको 7 में कन्वर्ट कर दिया, 2 से शिफ्ट करके 2-3, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.41 इंटू 10 रेज़ टू पावर, इसको सॉल्व करोगे तो 14 आ जाएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स। क्लियर, तो ये था आपका लैम्डा, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आ रहा है समझ में। अब वी नॉट इज द मेटल आपको मिल चुका है। वर्क फंक्शन क्या होता है, दैट मीन्स वर्क फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम जानते हैं कि इसको एवोगैड्रो से 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34, ओके इनटू ये वाली वैल्यू 4.41 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14। क्लियर, आंसर आ जाएगा 2.922 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19, ये था आपका आंसर, दैट इज इन व्हाट जूल। क्लियर हो रहा है। तो इस टाइप से आपको क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है और थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी, जो दो चीजें हमें इसमें बोली थी ना कैलकुलेट करने के लिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा नॉट, एच सी बाय लैम्डा से ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था और इसी से हम सॉल्व कर लिया। वर्क फंक्शन क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर से, सॉरी हाँ एवोगैड्रो नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आ जाएगा वर्क फंक्शन। क्लियर हो रहा है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 13, 2.13। देखो 2.13 में क्या बोला है आपको, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम, यानी वेवलेंथ आपको निकालना है ना। ओके नहीं, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, कितनी वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का ट्रांजिशन में जाएगा फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू द एनर्जी लेवल विथ n इज इक्वल टू 2, यानी 4 से 4 से मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है 4 से 2 पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा 4 से 2 पे जाने के लिए, इट विल राइज टू अ स्पेक्ट्रल लाइन, है ना, इट विल गिव राइज टू स्पेक्ट्रल लाइन देगा ऑफ द बाल्मर सीरीज। कैसे आपको पता चला, बिकॉज देखो 4 में यानी सबसे ऊपर गया, है ना, सबसे ऊपर n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे पहुंचा, दैट मीन्स उसने एनर्जी रिलीज की, जब एनर्जी रिलीज करेगा तभी तो स्पेक्ट्रल लाइन क्रिएट होगी ना। ओके तो उसने उसने क्या दिया, गिव राइज टू स्पेक्ट्रल लाइन, है ना। द एनर्जी इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन इज, अब हमें एनर्जी क्या इन्वॉल्व है तो हमें वो कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज मैंने आपको बताया था उस टाइम पे भी ये फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन nf स्क्वायर। एक्चुअल में ये क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल का स्क्वायर, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो चलिए सारी वैल्यू हमारे पास है ही, 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18। अब इनिशियली वो कौन से यस यानी कि 4 पे था, 4 का स्क्वायर, और आया कि 2 पे, सेकेंड एनर्जी लेवल पे 4 से सेकेंड पे पहुंचा, आया समझ में? दैट इज इक्वल टू हमारे पास 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18, और इसमें आप करोगे 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 16, एलसीएम ले लिया, आ रहा है समझ में? तो 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 इंटू माइनस 3 बाई 16, तो एनर्जी आपकी आ जाएगी 4.0875 इंटू 10 रेज टू पावर दैट इज माइनस 18 यानी माइनस 19 आ गया। ओके पॉजिटिव में आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यस तो 10 रेज टू पावर 19 जूल, आ रहा है समझ में? ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है वो भी आपको मैं बता दूं, जब भी आप ये निकालते हो एनर्जी के बारे में, आ रहा है समझ में, है ना, तब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि नेगेटिव दो चीज़ होती है तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं, क्लियर? लेकिन जब भी आपको दो अलग अलग वैल्यू गिवन है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रही है कि एनर्जी ऑफ एमिशन, कितनी एनर्जी एमिट हो रही है। ओके ये आपको बता रही है। इसके बाद इसी में अभी कंटिन्यूएशन में करना है, बिकॉज हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है। अब हमें पता है कि लैम्डा एच सी बाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, क्लियर? तो लैम्डा हमें बोला था ना 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय 4.08 इन 4.08 लैम्डा निकालना है, इसको सब्जेक्ट बनाओ। तो एच सी बाई ई एनर्जी अभी निकाली थी 875 इंटू 10 रेज टू माइनस 90, क्लियर? तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 4.8631 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर में, दैट इज 486 नैनोमीटर, अगर आपको नैनोमीटर में निकालना है तो। क्लियर हो रहा है? तो ये था आपका आंसर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.14। क्लियर? चलिए 2.14 में क्या बोला है, ध्यान रखो, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम, कितनी एनर्जी जरूरत है आयनाइज करने को हाइड्रोजन एटम, है ना। इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट ऑक्यूपाई करता है तो कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यस ऑब्वियसली इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी आपको ज़रूरत है टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम को आयनाइज करने के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 ऑर्बिट ऑक्यूपाई करता है। तो आपको कंपेयर करना है अपना आंसर विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट, कितनी एनर्जी लगेगी, है ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो हमें एक्सप्रेशन की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्लियर?
तो हम जानते हैं कि ई एन जो है वो हमारे पास क्या है, माइनस लगाना पड़ेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन की बात है, इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय, मैंने आपको बताया था n स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये z है, n स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता था, वेयर z इज इक्वल टू क्या था, याद करो, एटॉमिक नंबर, और n इज इक्वल टू क्या था बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद करो, थोड़ा सा याद आ जाएगा। यही सारी चीजें आपको रिकॉल करनी है माइंड में बार बार, ठीक है। चलो, तो ये आपको पता चल गया। अब आयोनाइजेशन तो कहाँ से कहाँ हो रहा है, आयोनाइजेशन जो हो रहा है फ्रॉम n, आप देखोगे 5, n इज इक्वल टू 1 यानी 5, और n2 क्या है, इनफाइनाइट पे चला जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमें ये क्योंकि हमें 5 से कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक चला गया, क्लियर। अब डेल्टा ई जो क्या होगा, ए इंफिनिटी में से E5 माइनस कर देंगे, आ रहा है समझ में, क्लियर। तो अब सारी वैल्यू हमें इसमें पुटअप कर देनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अब इनफाइनाइट है, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18, क्लियर, ये जूल में इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय, क्योंकि z यानी 1 है ना, इनफाइनाइट का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, वापिस यहाँ पे -2.18 ओके इंटू 10⁻⁻18, वापिस यही वैल्यू, और इंटू ये कंप्लीट होने के बाद 1 का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड बाय हमें क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर, यानी कि इन्फिनिट से 5 की ओर बढ़ रहा है, इस वजह से। आ रहा है समझ में। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या होगा, देखो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल तो हमारा कॉमन आ गया, है ना, और 1/5 स्क्वायर ही बचेगा ना। आ रहा है समझ में, ये तो 0 होगा तो 1/5 स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि सिंस 1/इनफाइनाइट तो क्या होता है, कोई भी 0 हो जाता है, क्लियर। तो इसका जो आंसर आएगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.0872 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू आ गई 8.72 इंटू 10⁻20 जूल। आ रहा है समझ में, क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दो, इसमें क्या करना है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन के लिए कितनी, दैट इज फ्रॉम व्हाट, n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। आयोनाइजेशन के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है ना। हम आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उतनी एनर्जी हमें चाहिए टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, उसी को तो क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयोनाइजेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जो हमें यहाँ पे मिल चुका, दैट इज 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल, ये हमें मिल गया। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछा था, तब उसके लिए क्या होगा, तो हम ये कर सकते हैं ना, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसमें अब आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी एनर्जी आपको बोली है, उसी हिसाब से चलना है, ओके। चलो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यही करेंगे ना, है ना। तो हमें पता है कि डेल्टा ई जो है वो दैट इज चेंज इन एनर्जी, तो हम जानते ही हैं, ई इंफिनिटी माइनस E1, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय इनफाइनिटी का स्क्वायर, क्लियर। अब माइनस वापस, क्योंकि ये माइनस तो है ही और अंदर भी माइनस आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18, क्लियर, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर डिवाइड में 1 का स्क्वायर, क्योंकि कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 टू इनफाइनाइट, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब 2.18 इंटू 10⁻⁻18, इसमें तो यही बचेगा बिकॉज ये तो 0 हो गया, है ना, और अंदर में हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0, तो आपका आंसर 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, 10⁻⁻18 जूल आ जाएगा, क्लियर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो दैट, इसका मतलब ये हुआ, हैंस less energy is required to ionize an electron in the 5th orbital of hydrogen atom as compared to that in the ground state। हमने ground state देखा, तो सबसे कम एनर्जी किसमें रिक्वायर्ड हुई, टू आयोनाइज एन इलेक्ट्रॉन इन द 5th ऑर्बिटल, है ना, ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एटम, एज कंपेयर टू दैट इन दी ग्राउंड स्टेट। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। ये था आप लोगों का मैंने आपको ग्राउंड स्टेट के बारे में बताया और पहले 5th ऑर्बिटल के बारे में बताया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आ रहा है समझ में,
ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 15, 2.15। ओके, चलो 2.15 में क्या बोला है जरा ध्यान से देखना। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। क्वेश्चन समझना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, कितनी एमिशन लाइन मैक्सिमम होगी जब व्हेन द इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा हाइड्रोजन एटम का वो 6 पे है, जो ड्रॉप करेगा ग्राउंड स्टेट पे तब। तो देखो व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज इन n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 6 से ड्रॉप करेगा कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। तो कुछ इस टाइप से आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। दैट मीन्स आपको पता है कि ग्राफ्स में कैसे आपको दिखेंगे, देखो आपको पता है कि 6th से ड्रॉप कर रहा है, 6th से ड्रॉप करना है ना। तो अगर मैं इसको लाइन में आपको बताऊं, ये मान लो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, क्लियर, ये n इज इक्वल टू 6 है, उसी टाइप से 5 बनेगा, उसी टाइप से 4 बनेगा, उसी टाइप से 3 बन जाएगा, 2 बनेगा, फिर ग्राउंड स्टेट दैट इज व्हाट 1 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखोगे आप इसमें तो इनफाइनाइट पे तो 0 है, कोई नहीं होगा। 6 से बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, 6 से 5 पे जाएगा, 6 से 4 पे भी जाएगा, 6 से 3 पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा, देन 1 पे भी आएगा। इस टाइप से क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें हैंस अ टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे टोटल कितना होगा, दैट इज 5 + 4 + 3 + 2 + 1। इस टाइप से आप अगर देखोगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इस टाइप में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 15 लाइंस, कितने, 15 लाइंस आपको मिलेंगी, विल बी ऑब्टेन इन दी एमिशन स्पेक्ट्रम। कितनी लाइन मिली, 15 लाइन आपको मिल चुकी है ऐसे करके, है ना, आ रहा है समझ में। अब वो 15 लाइंस कैसे मिलती है वो भी आपको मैं बताती हूँ। देखो 6 से 5th पे गई, 6th से 5th पे गई तो पहली लाइन हुई, आया समझ में, ठीक है। फिर देखो 6th से 4th पे जाएगी, है ना, 6th से 4 पे जाएगी, तब आप देखोगे 6, देखो पहले 6th से 5th पे गई तो एक ही लाइन हुई, लेकिन 6th से 4 पर जब जाएगी तो इसकी भी तो लाइन हम ऐड करेंगे ना, यानी कि 6th से 4 पर गई तो 6th से लेके 5th वाला भी उसमें ऐड हो गया और देन 4th वाला भी ऐड हो गया, तो इसमें कितनी लाइन बनी, 2, और इसमें 1। फिर आगे वापस करो तो इसकी भी लाइन ऐड हो जाएगी और इसकी भी लाइन ऐड हो जाएगी, इस टाइप में, सॉरी इस टाइप में 3, तो इसकी बन गई 3, उस टाइप में 1, फिर आप देखोगे फिर वापस इसमें ऐसे 4 और फिर वापस इसमें 5, इस टाइप में आप क्या होता है कि 1 2 3 4 5 चलता है। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना था, आ रहा है ना, मैं क्या समझा रही हूँ वो समझना है आपको। देखो 6 से 5th पर गई तो पहली लाइन बनी, अगर 6th से 4 पर जा रही है तो क्या होता है, 6th से 4 पे जाने के लिए उसको 6th से 5th का भी काउंट करेंगे और 6th से 4 का भी काउंट करेंगे, तो कितने लाइन हो गए, 2 हो गए। अब 6th से 3 पे तो 6 से 5 का 1, 6 से 5 का 4, मतलब दूसरा सेकंड, और 6 से 3 का थर्ड, तो इस टाइप से 3 लाइन हो गई टोटल। तो इस टाइप से आपको देखेंगे तो 15 लाइंस आपको दिख जाएगी, क्लियर। तो आप पता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन दी nth लेवल पे होता है, तब ड्रॉप करता है ग्राउंड स्टेट पे, तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, n - 1 / 2, ठीक है। अब यहाँ पे तो n कहाँ पे है, 6 पे है, क्लियर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने होंगे वो आपको कैलकुलेट कर लेना है, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो देखो 6 पर है तो क्या होगा, 6 - 1, इसी में n की वैल्यू 6 पुट अप कर दो, डिवाइड बाय 2, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 15। आ रहा है समझ में, 6 × 5 = 30 डिवाइड बाय 2 यानी 15 हो गया, है ना। तो इस टाइप में भी कर सकते हो आप, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना मिल गया हमें, दैट इज व्हाट, 15। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इजी भी था, तो इस टाइप में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को, बाकी आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.16। तो 2.16 में क्या बोला गया है जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम is -2.18 into 10⁻18 joule per atom. What is the energy associated with the fifth orbit
और सेकंड में बोला है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। क्लियर? तो चलिए इसमें सबसे पहले आपको एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम आपको गिवन है, यानी आपको एनर्जी के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा है, तो n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा वहां पे, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर करते हैं ना उसमें, तो 1 हो गया है ना। और फिर बोला व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट, आपको फिफ्थ ऑर्बिट के लिए पूछा है। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट दैट इज एनर्जी क्या होगा, माइनस, यहाँ तो माइनस लगाएंगे 2.18 इंटू 10⁻⁻18 क्लियर, डिवाइड बाय n स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा माइनस 2 पॉइंट, पहले तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 हो गया है ना, और 5 का स्क्वायर 25, तो एनर्जी जो आएगी वो आपकी हो जाएगी 8.72 इंटू 10⁻20, 8.72 इंटू 10⁻20 जूल। सेकंड में आपको देखो क्या बोला है, सेकंड में आपको ये बोला है, ये एनर्जी मिल गई, रेडियस बोला है ना, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, आपको रेडियस निकालना है बोर के, बोर का फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो याद करो फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला था 5.29 करके, है ना। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो रेडियस निकालने के लिए, दैट इज 0.0529 नैनोमीटर इंटू n स्क्वायर, और हमें n तो पता है क्या है 5, तो Rn इज इक्वल टू 0. ये फॉर्मूला है, ये मैंने आपको पहले डिराइव करा दिया है, और ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, 0.0529 इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि n इज इक्वल टू 5 के लिए करना है, तो आपका रेडियस आ जाएगा 1.3225 नैनोमीटर। तो ये था आपका 2.16। क्लियर हो रहा है? ये आपको ध्यान रखना है कि सॉल्व कैसे करने हैं क्वेश्चंस, बहुत ही ध्यान से करना है तभी आंसर आएगा। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.16। अब हम करेंगे 2.17। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं 2.17 क्या है। 2.17 में क्या बोला है, सबसे पहले इसमें ऐसा बोला है कि कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको तो क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन होता है बाल्मर सीरीज में ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो आपको देखो 2-3 चीजें तो आपको बाल्मर से पता चल जाती है कि बाल्मर में क्या होता है, n इज इक्वल टू बाल्मर में 2 हो जाता है, बाल्मर में n की वैल्यू क्या हो जाती है 2, हम वो सीरीज में से पढ़ चुके हैं। सो एक्सप्रेशन जो होगा वेव नंबर का वो आपको बाल्मर का ही लिखना पड़ेगा, दैट इज वेव नंबर इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, क्योंकि 2 है, माइनस 1/nf स्क्वायर। ओके, ये तो यहाँ पे n वाला ये लिख दिया क्योंकि 2 की बात करी गई थी, इंटू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ये आपका वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद आपको पता है कि 1.097 इंटू 10⁻7 जो है वो वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन, है ना। देखो वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन, आ रहा है समझ में? क्लियर? अब एंड हेंस फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वेव नंबर हैज टू बी स्मॉलेस्ट। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है तो वेव नंबर को स्मॉलेस्ट बनना पड़ता है, तो हमें वेव नंबर को मिनिमम से मिनिमम लेना पड़ेगा। तो फॉर द बाल्मर सीरीज में ट्रांजिशन आपको पता है n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 3 को अलाउ करता था। क्लियर? n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 तक ही अलाउ करता था, कौन? बाल्मर। क्लियर? तो हम ऐसा ले सकते हैं ना, इसमें क्या ले सकते हैं, n फाइनल जो हम ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, है ना, उसके आगे तो नहीं लेंगे। तो इज इक्वल टू वेव नंबर हमारे पास 1.097 इंटू 10⁻7, फिर हम 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 ही है जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है, आ रहा है समझ में? उसके आगे हम नहीं ले सकते। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यूज इसमें पुटअप कर देनी पड़ेगी। तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं, 1.097 इंटू 10⁻7 1/4 माइनस 1/9, दोनों वैल्यू डाल दी, है ना। अब बस इसको सॉल्व ही करना है, 1.097 इंटू 10⁻7 ये डाल दिया। अब 1/4 यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 9 माइनस 4 कर देंगे, डिवाइड में 36। क्लियर? ये करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा,
ये हो गया आपका 5/36 लिख देना इसके बाद वाले स्टेप में। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। दैट इज वेव नंबर क्या है 1.5236 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। क्लियर? तो ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर वेव नंबर निकाल दिया क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लेना, लेकिन 2.17 तक अच्छे से आपको आ जाना चाहिए। 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करो, नहीं आता है तो बार बार पूछो। क्लियर हो रहा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।